नमस्कार, स्वागत है आपका इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल के सुबह के समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश से जुड़ी खबरों से, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं कोरोना आंकड़ों पर। कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा 1,65,000 के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 7,000 से भी ज़्यादा मामले आए सामने, वहीं 176 लोगों की गई जान। दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस पैर पसारता जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1.5 लाख से कहीं ज्यादा पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 1,65,387 पर पहुंच चुकी है, जबकि इस वायरस से अब तक 4,711 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर वही बात करें हम पिछले 24 घंटों की, तो कोरोना के 7,258 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 176 लोगों की इस वायरस से जान अब तक जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक 70,920 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हो चुके हैं। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 42.75% पर पहुंच चुका है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। वहां के क्या हाल हैं आपको बताते हैं। 24 घंटे में वहां पे आए हैं 2,558 केस और इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल केसेस हो गए हैं 59,546। एक्टिव केस वहां पे हैं 38,948। वहीं वहां पे रिकवर हो चुके हैं 18,616 लोग और 24 घंटे के अंदर 698 लोग रिकवर हुए हैं। अगर बात करें मरने वालों की, तो 24 घंटों में 85 लोग वहां मर चुके हैं और कुल 1,982 लोग अब तक अपनी जान इस कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में गंवा चुके हैं। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु। यहां पर कुल कंफर्म केस है 19,372 और पिछले 24 घंटे में 827 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस की बात करें तो यहाँ पे एक्टिव है 8,676। अगर हम बात करें रिकवर की, तो 10,548 कुल मरीज यहाँ पे रिकवर हो चुके हैं और साथ ही 24 घंटे में 639 लोग रिकवर होके अपने घर जा चुके हैं। साथ में मरने वालों की कुल संख्या 148 है और 24 घंटे में 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बात करते हैं दिल्ली की, जो कि तीसरे पायदान पे पहुंच गया है गुजरात को पीछे छोड़कर। यहाँ पे कुल केसेस हैं 16,281 और पिछले घंटे में 1,024 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8,470 एक्टिव केसेस हैं। रिकवर यहाँ पे हो चुके हैं 7,495 कुल मामले और पिछले 24 घंटे में 231 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। बात करें अगर मरने वालों की, तो कुल संख्या है 316। वहीं पिछले 24 घंटे में 13 लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। चौथे नंबर पे पहुंच गया है गुजरात। गुजरात में कुल कंफर्म केस है 15,572। यहाँ पे 24 घंटे में केवल 367 मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस की बात करें तो यहाँ पे 6,609 है और अगर बात करें रिकवर की, तो 8,003 कुल मामले यहाँ पे रिकवर हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं और 24 घंटे में 454 लोग अपने घर जा चुके हैं ठीक होके। चलिए अगर बात करें गुजरात में मरने वालों की संख्या, तो 960 हो चुकी है और अब तक कुल 22 लोग मर चुके हैं। अब आते हैं राजस्थान पे, ये 5वें नंबर पे है। यहाँ पे कुल केसेस हैं 8,067 और पिछले 24 घंटे में 251 केसेस सामने आए हैं। एक्टिव केस है 3,072। वहीं रिकवर हो चुके हैं कुल 4,815 और 253 लोग 24 घंटे में अपने घर भी जा चुके हैं। अगर बात करें मरने वालों की संख्या की, तो 180 लोग अब तक राजस्थान में अपनी जान गंवा चुके हैं और 7 लोग पिछले 24 घंटे में यहाँ पर दम तोड़ चुके हैं कोरोना वायरस से। चलिए अब रुक करते हैं देश से जुड़ी अन्य खबरों पर। लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से जानी उनकी राय।
देश में जारी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या नहीं, इस बारे में केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों से राय लेनी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को इस मसले पर सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके उनकी राय जानी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस बातचीत में गृह मंत्री शाह ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्रियों के विचारों से अवगत हुए हैं। यही नहीं, बातचीत के दौरान शाह ने मुख्यमंत्रियों से उन क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी ली जिन्हें राज्य 1 जून से खोलना चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्रियों ने इस बातचीत में शाह से क्या विचार साझा किए, इस बारे में तो फिलहाल नहीं पता चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन के 5वें चरण को भी लागू करने का सुझाव दिया है। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, 11 जिलों के 2,72,000 लोग प्रभावित, 2,678 हेक्टेयर में फसलों को पहुंचा नुकसान। मानसून 1 जून को केरल में दस्तक देने वाला है, लेकिन देश का एक राज्य मानसून से पहले ही बाढ़ और बारिश से परेशान हो चुका है। असम में ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां उफान पर है। हालात ये हैं कि लाखों लोगों को बाढ़ से जान बचाने के लिए अपना घर बाहर छोड़ना पड़ रहा है। कई लोगों की जान भी इसमें जा चुकी है। असम में 11 जिलों के 321 गांव के 2,72,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिस वक्त देश कोरोना से जूझ रहा है, उस वक्त असम के लोग पानी के अथाह समुद्र से जान बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। टिड्डी दलों के बढ़ते कहर को रोकने के लिए ब्रिटेन से आ रहे हैं कीटनाशक छिड़काव यंत्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में टिड्डी दल के बढ़ते कहर के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में टिड्डी नियंत्रण अभियानों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही कहा गया कि इस अभियान के लिए 14 दिन के भीतर ब्रिटेन से 15 स्प्रेयर आ जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद 45 और स्प्रेयर खरीदे जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार ऊंचे पेड़ों और दुर्गम स्थानों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन की तैनाती की जाएगी। साथ ही हेलीकॉप्टरों से हवाई छिड़काव भी किया जाएगा। कृषि मंत्रालय ने कहा, कुछ राज्यों में सक्रिय टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की जा रही कार्रवाई की आज विभागीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोबारा समीक्षा की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान में राजस्थान के दौसा, श्रीगंगानगर, जोधपुर, बीकानेर, मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के झांसी में गुलाबी टिड्डियों का दल सक्रिय है। लद्दाख में तनाव के बीच भारत ने चीन को याद दिलाए सभी पुराने समझौते। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारतीय व चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच सरकार ने गुरुवार को कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत जारी है और याद दिलाया कि दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक मीडिया ब्रीफिंग में रक्षा बलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय सैनिक सीमा प्रबंधन के लिए बहुत जिम्मेदार रवैया अपनाते हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या को हल करने के लिए चीन के साथ विभिन्न द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल का पालन करने वाली प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन भी करते हैं। श्रीवास्तव ने साथ ही याद दिलाया कि दोनों देशों ने 1993 में भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ शांति और स्थिरता के रखरखाव पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच 1996 में LAC के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता, साथ ही 2005 में LAC के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों के कार्यान्वयन के लिए तौर तरीकों पर प्रोटोकॉल, 2012 में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए एक कार्य प्रणाली की स्थापना पर समझौता और 2013 में सीमा रक्षा सहयोग समझौता भी हुआ है। कश्मीर में लगातार कर रहा पाकिस्तान साजिश, जैश के अलावा लश्कर हिजबुल भी हमलों की फिराक में।
कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश लगातार चल रही है। पाकिस्तान सीमा में घुसपैठ के जरिए आए जैश आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी भी सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने हुए हैं। धारा 370 समाप्त होने के बाद से घाटी में पाकिस्तान की शह पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि NIA जांच में पुलवामा पार्ट 2 की साजिश की सभी परतें खुलेंगी। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में आतंकियों की ओर से कई तरह की कोशिशें हो रही हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की शांति को भंग किया जाए। कई बार बड़े आतंकी हमले की साजिश भी रची गई, लेकिन हर बार भारतीय जवानों ने आतंकी साजिशों को विफल किया है। भारत नेपाल विवाद में ओली ने नए नक्शे को राष्ट्रवाद से जोड़कर बनाया दबाव, विपक्ष ने खोला मांगों का पिटारा। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने नए नक्शे को राष्ट्रवाद से जोड़कर समर्थन हासिल करने की मुहिम चलाई है। भारत की कूटनीतिक पहल के चलते विपक्ष और मध्य समर्थक दलों की ओर से ओली पर दबाव बनाया जा रहा है। ये गुट भारत से बातचीत के जरिए समाधान के पक्ष में बताए जाते हैं। बुधवार को विपक्ष में सहमति न बन पाने की वजह से ही ओली संविधान संशोधक विधेयक पेश नहीं कर पाए थे, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर विपक्ष ओली की मुहिम को खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी मान रही है कि नेपाल में नए नक्शे को लेकर लोगों का दबाव विरोधी दलों का समर्थन के लिए मजबूर करेगा। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने संकेत दिया है कि जल्द नक्शे के लिए संविधान संशोधन दोबारा संसद में पेश किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा, ओली भारत की कूटनीतिक पहल के बावजूद नए नक्शे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि सरकार के पास संशोधन कराने के लिए जरूरी बहुमत से 9 वोट कम है। KP ओली द्वारा मंगलवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान नेपाली कांग्रेस ने कहा था कि उन्हें पार्टी की कार्य समिति द्वारा इसकी पुष्टि करनी होगी। सूत्रों का कहना है कि मधेसी दलों के पास 33 सदस्य हैं जो अपनी मांगों के लिए दबाव डाल रहे हैं। इसमें नागरिकता मामले पर संशोधन करने की मांग भी शामिल है। सूत्रों ने कहा है कि नेपाली कांग्रेस भारत के साथ संबंधों को लेकर भी संजीदा है। उसका रुख आगे की रणनीति में अहम होगा। भारत की नज़र लगातार वहां के घटनाक्रम पर बनी हुई है। चीन समर्थक छवि वाले ओली के विवादित कदम पर भारत सरकार पहले ही आगाह कर चुकी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया, देश के 80% मरीजों में कोरोना के लक्षण शून्य या बहुत ही कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोविड-19 के लगभग 80% ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखा या बहुत ही हल्के लक्षण देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने एजेंसी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा, भारत में कोविड-19 के जो मामले रिपोर्ट किए गए हैं उनमें लगभग 80% ऐसे मामले हैं जिनमें मरीज में या तो शून्य या बहुत हल्के लक्षण पाए गए हैं। ये मरीज ज्यादातर पुष्टि किए गए मामलों के संपर्क में आकर संक्रमित हुए हैं। दिल्ली में झमाझम बारिश से बदला मौसम, भीषण गर्मी से कुछ दिनों के लिए मिली राहत। दिल्ली समेत NCR को भीषण गर्मी से प्री मानसून बारिश ने राहत दिलाई है। गुरुवार रात हुई बारिश की वजह से दिल्ली का पारा लुढ़क कर 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इसके साथ ही NCR में बारिश के बाद हवा तेज चल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 27 मई से 31 मई के बीच बारिश का अनुमान जताया गया था। इससे पहले भीषण गर्मी ने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मंगलवार यानी कि 26 मई का दिन सबसे ज्यादा गर्म दर्ज किया गया था। बुधवार का दिन भी मंगलवार की तरह ही बना रहा और 27 मई को भी पारा 47.2 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 मई को भी दिल्ली NCR में बारिश का अनुमान है, जिसका कारण पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाएं हैं। हल्की बारिश से कुछ वक्त के लिए लोगों को राहत जरूर मिली है और देर रात बारिश के बाद कई इलाकों में ठंडी हवाएं भी चल रही है, लेकिन अब भी दिन में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक रहने की आशंका जताई जा रही है।
तेज गर्मी के साथ भारत के कई राज्य इस वक्त कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे हैं। लिहाजा बढ़ते तापमान को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही लोगों को हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से बचाने के लिए बाहर निकलने से पहले सर ढक कर रखने की और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह भी दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सभी मजदूर हैं भारतीय, प्रवासी नहीं कहा जा सकता। महामारी और लॉकडाउन के दौर में पलायन पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही है। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब देश में रहने वाले मजदूरों को एक से दूसरे राज्य में जाने पर प्रवासी बताया जा रहा है। मजदूरों को देश के किसी भी राज्य में जाकर रहने और रोजगार हासिल करने का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए ऐसे लोगों को प्रवासी नहीं कहा जा सकता। ये देश सबका है, कोई कहीं भी जा सकता है। अदालत ने यूपी सरकार से बाहर से आने वाले मजदूरों के इलाज, रोजगार और पुनर्वास को लेकर बनाई गई नीतियों का ब्यौरा पेश करने को कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी पलायन पर सियासी रोटी सेक रहे राजनीतिक दलों के लिए संदेश है। कोर्ट ने कहा कि मुश्किल दौर में राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो मजदूरों के खाने और रहने का इंतजाम करे, जिससे मजदूर अपने घर लौटने के लिए मजबूर ना हो। छत्तीसगढ़ में 8 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, 25 जवानों की हत्या में था शामिल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सक्रिय नक्सली संगठन के प्लाटून 24 के डिप्टी कमांडर प्रदीप उर्फ भीमा कुंजाम ने गुरुवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित। जिले के बर्फापाल में एम्बुश लगाकर सीआरपीएफ के 25 जवानों की हत्या करने की वारदात में शामिल था। वंदे भारत मिशन का होगा विस्तार, 13 जून तक 1 लाख भारतीयों को विदेश से वापस घर लाया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाने के लिए सरकार ने वंदे भारत मिशन चला रखा है। विदेशों से और अधिक भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का विस्तार किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे 45,000 से अधिक भारतीयों को अब तक वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लाया जा चुका है। इसके साथ ही दावा किया गया है कि 13 जून तक और 1 लाख लोगों को लाया जाएगा। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए यह अभियान 7 मई को शुरू किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार लातिन अमेरिका के सुदूरवर्ती क्षेत्रों, कैरिबियाई क्षेत्रों, अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्सों में फंसे भारतीयों को भी निकालने में मदद कर रही है। जून से 5 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। लॉकडाउन में हुए घाटे से निपटने के लिए तेल विपणन कंपनियां जून में पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए तक बढ़ा सकती है। इसके अलावा कंपनियां अगले महीने से कीमतों में रोजाना बदलाव की व्यवस्था को दोबारा बहाल करने की भी तैयारी में है। उनका कहना है कि लॉकडाउन में कम बिक्री के साथ सरकारों ने भी टैक्स बढ़ा दिया, जिसके लागत और बिक्री में काफी अंतर आ गया है। सरकारी तेल विपणन कंपनी यानी कि ओएमसी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह सभी खुदरा तेल विक्रेताओं ने बैठक कर मौजूदा स्थिति का आकलन किया है और लॉकडाउन के बाद कीमतों में रोजाना बदलाव की व्यवस्था शुरू करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। अगर लॉकडाउन को 5वीं बार बढ़ाया जाता है तो भी सरकार से मंजूरी लेकर इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। पिछले 2 महीनों में तेल की बेहद कम बिक्री से कंपनियों को बड़ा घाटा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन आइडिया में 5% हिस्सेदारी ले सकती है गूगल। भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा सौदा होता दिख रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज फर्म गूगल संकटग्रस्त टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। इससे एक और जहां गूगल हाल ही में रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में हिस्सेदारी खरीदने वाली अपनी प्रतिद्वंदी फेसबुक को टक्कर दे सकेगी, वहीं दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते टेलीकॉम बाजार में संघर्ष कर रही वोडाफोन को भी फिर कदम जमाने में मदद मिलेगी। फेसबुक ने हाल ही में 43,574 करोड़ रुपए में जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने का सौदा किया है।
फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि गूगल इस समय वोडाफोन के भारतीय कारोबार में निवेश की संभावनाएं तलाश रही है। वोडाफोन आइडिया ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और भारत के आदित्य बिरला ग्रुप की संयुक्त कंपनी है। ये इन दिनों गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। गूगल से सौदे की बात अभी बहुत शुरुआती स्तर पर है। रिपोर्ट का कहना है कि गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने जियो प्लेटफॉर्म्स में हिस्सेदारी खरीदने का भी प्रयास किया था, लेकिन कंपनी इस मामले में फेसबुक से पिछड़ गई थी। वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी से कंपनी के लिए भारत में निवेश के अन्य रास्ते भी खुलेंगे। फिलहाल गूगल या वोडाफोन आइडिया ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। कर्ज देने को लेकर बैंकों को फिच की चेतावनी, 2 साल में 6% तक बढ़ सकता है एनपीए। फिच रेटिंग्स ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में ये चेतावनी दी कि सरकार के करीब 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के तहत पहले से स्वीकृत उधार देने से उन्हें कर्ज की किस्तें वसूल करने में उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे अगले 2 वर्षों के दौरान उनके बकाया ऋण अनुपात में 6% तक बढ़ोतरी हो सकती है। फिच रेटिंग्स ने कहा कि जबरन कर्ज देने के दबाव के चलते बैंकों का बकाया ऋण अनुपात 2% से 6% के बीच हो सकता है। ये बैंकों के हालात की गंभीरता और बैंकों के जोखिम लेने की क्षमता और उच्च नियामक प्रावधानों पर निर्भर करेगा। एजेंसी ने हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के एनपीए के बारे में अलग-अलग जानकारी नहीं दी। कोरोना महामारी के कारण राष्ट्रीय खेल अनिश्चितकाल के लिए किए गए स्थगित। पहले से ही कई बार टल चुके 36वें राष्ट्रीय खेल कोरोना वायरस महामारी के कारण अब अनिश्चितकाल के लिए टाल दिए गए हैं। ये खेल अक्टूबर-नवंबर में गोवा में होने वाले थे। भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में गोवा सरकार से कहा था कि वो इस साल 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करे। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण इन्हें स्थगित करने का फैसला किया गया है। फुटबॉल फैंस के लिए गुड न्यूज़, इंग्लिश प्रीमियर लीग 17 जून से होगी शुरू। इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी कि ईपीएल 17 जून से दोबारा शुरू होगी और पहला मैच एस्टन विला और शेफील्ड यूनाइटेड के बीच तथा दूसरा मैच मैनचेस्टर सिटी तथा आर्सेनल के बीच खेला जाएगा। ये जानकारी बीबीसी की रिपोर्ट में दी गई है। इसके मुताबिक चारों टीमों का एक-एक मैच बचा हुआ है और लीग को जब रोका गया था तब इन्हीं के बीच मैच खेला जाना था। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे कार्यक्रम की सूची 19-21 जून के सप्ताह के अंत में जारी होगी। अब खबरें विदेश से। चीन का मुकाबला करने के लिए G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समूह में शामिल हुआ अमेरिका। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल हो गया है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने इस विचार को खारिज कर दिया था। व्हाइट हाउस के मुख्य तकनीकी अधिकारी माइकल क्रास्टियोस ने गुरुवार को एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि साझा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को चीन की घुमावदार प्रौद्योगिकी से मुकाबला करने के रूप में स्थापित करना महत्वपूर्ण है, जो कि नागरिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है। उन्होंने साथ ही कहा कि चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी संयुक्त राष्ट्र में फेशियल रिकॉग्निशन और निगरानी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को आकार देने का प्रयास कर रही है। ट्रंप प्रशासन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी स्थापित करने के लिए दुनिया के लोकतांत्रिक समूह के बीच अकेला पड़ गया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रियों के बीच एक वर्चुअल बैठक के बाद गुरुवार को साझेदारी की गई। ऐसा तब हुआ जब लगभग 2 साल पहले कनाडा और फ्रांस के नेताओं ने घोषणा की थी कि वे मानवाधिकारी, समावेश, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास के साझा सिद्धांतों के आधार पर एआई का जिम्मेदार मार्गदर्शन करने के लिए एक समूह का गठन कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने उस दृष्टिकोण पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया था कि विनियमन पर बहुत अधिक ध्यान देने से अमेरिकी नवाचार में बाधा आएगी। पिछले साल की बातचीत और समूह के दायरे में बदलाव के कारण अमेरिका इसमें शामिल हो गया है। सोमालिया में अल शबाब का कहर, 9 डॉक्टरों का अपहरण कर मौत के घाट उतारा गया।
सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में अल शबाब समूह के आतंकवादियों ने 9 डॉक्टरों का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी। अब शबाब समूह आतंकवादियों का संबंध खतरनाक आतंकी संगठन अल कायदा से है। स्थानीय समाचार ने गुरुवार को बताया कि डॉक्टरों के शव मध्य शेबेल प्रांत के बालद शहर के पास पाए गए। सोमालिया 1990 के दशक के प्रारंभ में कबीले आधारित सशस्त्र समूहों के बीच गृह युद्ध के बाद से हिंसा में घिरा हुआ है। पाकिस्तान विमान हादसे में आया नया मोड़, जांचकर्ताओं और बचाव अधिकारियों को मलबे में मिली 30 मिलियन की नकदी। पाकिस्तान विमान हादसे में जांचकर्ताओं और बचाव अधिकारियों को इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान के मलबे में 30 मिलियन की नकदी मिली है। बता दें कि थोड़े दिन पहले हुए इस हादसे में 97 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में मौजूद 99 लोगों में से 9 बच्चों सहित 97 लोगों की मौत हुई थी। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि जांचकर्ताओं और बचाव अधिकारियों ने विमान के मलबे से लगभग 30 मिलियन रुपए मूल्य के विभिन्न देशों और संप्रदायों की मुद्राएं पाई गई हैं। अमेरिकी विश्वविद्यालयों से निकाले जा सकते हैं चीनी विद्यार्थी। कोरोना वायरस महामारी, मानवाधिकार, हांगकांग के स्टेट्स को लेकर चीन और अमेरिका के बीच बड़े तनाव के कारण ट्रंप प्रशासन का अगला निशाना अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले चीनी विद्यार्थियों को बताया जा रहा है। अब उन चीनी मूल के विद्यार्थियों पर होगा जो अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप प्रशासन का अगला निशाना ये चीनी विद्यार्थी होंगे। इन्हें अब यहाँ के यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। चीनी मीडिया बोली, तनाव दूर करने के लिए भारत और चीन को अमेरिका की मदद की जरूरत नहीं। चीन और भारत को वर्तमान में सीमा पर जारी तनाव को हल करने के लिए अमेरिका की सहायता की जरूरत नहीं है। ये बात चीन के सरकारी मीडिया ने गुरुवार को कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी, जिसके बाद चीन की मीडिया में ये प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा था, हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि अमेरिका सीमा विवाद में मध्यस्थता करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से ट्रंप के ट्वीट के जवाब में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया कि दोनों देशों को राष्ट्रपति ट्रंप की ऐसी सहायता की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया, हालिया विवाद को भारत और चीन द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाने में सक्षम है। दोनों देशों को अमेरिका से सतर्क रहना चाहिए, जो कि इलाके में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के अवसर की तलाश में रहता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चीन के साथ मौजूदा विवाद को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन विवाद को लेकर पीएम मोदी का मूड ठीक नहीं है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप चीन और भारत के बीच विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता की पेशकश भी कर चुके हैं। दुनिया के करीब 74% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों से आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 43 लाख है। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरपाया है। दुनिया भर के करीब 1/3 मामले अमेरिका में सामने आए हैं और करीब 1/3 मौतें भी अमेरिका में हुई है। अमेरिका के बाद यूके में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई, जबकि यूके में मरीजों की संख्या रूस, स्पेन और ब्राजील से कम है। इसके बाद इटली, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, ईरान, भारत जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, रूस, ब्राजील, स्पेन, यूके, इटली में कोरोना मामलों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। इनके अलावा 6 देश ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस हैं। अमेरिका समेत इन 12 देशों में कुल 42 लाख केस हैं। अमेरिका के अलावा रूस और ब्राजील में भी कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 6 देश अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ब्राजील ऐसे हैं जहां 25,000 से ज़्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है। वहीं चीन टॉप 10
संक्रमित देशों की लिस्ट से बाहर हो चुका है और भारत टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।